हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 के अकाउंट्स। 11 के अकाउंट्स का जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है उसका मैं वीडियो बना चुकी हूँ। आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लेना। आज इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ बेसिक अकाउंटिंग टर्म, क्योंकि आप अभी बिल्कुल नए हैं, आपके लिए अकाउंटिंग बिल्कुल नया है। तो जो वर्ड यूज़ होते हैं अकाउंट्स में वो आपको समझना ज़रूरी है। आपको समझ में ही नहीं आएंगे यार कि ये सब चीज़ें हैं क्या, हमने तो पहले कभी सुनी ही नहीं है। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म, उन वर्ड्स को समझने वाले हैं जो अकाउंट्स में यूज़ होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना। आज इस एक वीडियो में मैं सारी अकाउंटिंग टर्म बताने वाली हूँ जिसे आप आसानी से एक बार में समझ सकते हैं। हर अकाउंटिंग टर्म का अपना मीनिंग है, अपनी डेफिनेशन है। आज उसे मैं कवर करने वाली हूँ। तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली अकाउंटिंग टर्म मैंने क्या लिखी हुई है। सबसे पहली अकाउंटिंग टर्म लिखी हुई है बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। पहली अकाउंटिंग टर्म कौन सी है? बिजनेस ट्रांजैक्शन। ऐसे ट्रांजैक्शन जो फाइनेंशियल नेचर के होते हैं उन्हें बिजनेस ट्रांजैक्शन कहा जाता है। जब हम कोई सामान खरीदते हैं, कोई सामान बेचते हैं, कहाँ पर? हमारे बिजनेस में, हमारी फर्म में, तो उन ट्रांजैक्शंस को बिजनेस ट्रांजैक्शन कहा जाता है। जैसे मेरा क्लॉथ्स बनाने का बिजनेस है, मैं रॉ मटेरियल खरीदती हूँ, उसके लिए मैं पैसे देती हूँ जिससे मैं रॉ मटेरियल का मतलब कच्चा माल मतलब मुझे क्लॉथ्स बनाना है तो उसके लिए मुझे कपड़ा खरीदना पड़ेगा ना। तो जब मैं वो कपड़ा खरीदती हूँ और उसके लिए जो पेमेंट करती हूँ तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाता है। जब मैं वो क्लॉथ बनाकर सेल करती हूँ तो मुझे जो पैसा मिलता है वो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? बिजनेस ट्रांजैक्शन। जैसे सेल ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स, यह नहीं लिखा है सेल ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स। अब इसके दो एस्पेक्ट होते हैं। जो रिसीविंग होता है उसे डेबिट कहा जाता है। रिसीविंग मतलब मैंने गुड्स को सेल किया तो मेरे पास पैसा आया, तो मैं रिसीवर हूँ, तो मुझे हमेशा डेबिट किया जाएगा। DEBIT, इसे शॉर्ट में DR डॉट भी लिखा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, इसे शॉर्ट में DR डॉट भी लिखा जाता है। और जो गिविंग करता है उसे हमेशा क्रेडिट कहा जाता है, उसे CR डॉट भी लिखा जाता है। पूरा डेबिट एंड क्रेडिट नहीं लिखते। तो ये क्या हो गया? बिजनेस ट्रांजैक्शन हो गया। नेक्स्ट क्या है? अकाउंट। ये जब ट्रांजैक्शन जो हैं, जो हमने बेचा है सामान या हमने जो सामान खरीदा है, उन्हें जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो उनके पीछे हमेशा हम क्या लगाते हैं? अकाउंट। जैसे मैंने सेल किया, परचेज किया, सैलरी दी, टेलीफोन एक्सपेंसेस किए, तो ये सारी चीज़ें जब मैं रिकॉर्ड करूँगी ना तो इनको क्या कहा जाएगा? अकाउंट कहा जाएगा। और इनके पीछे अकाउंट लगाया जाएगा। जैसे सेल्स अकाउंट, तो इसे भी शॉर्ट में A/C कहा जाता है। जैसे सेल्स अकाउंट, ठीक है। तो अकाउंट को शॉर्ट में A/C लिखा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है जो भी प्रोप्राइटर है, जो भी बिजनेसमैन है जो फर्म को स्टार्ट कर रहा है, प्रोप्राइटर भी कहा जाता है जो बिजनेस स्टार्ट करता है, बिजनेसमैन भी कहा जाता है, ओनर भी कहा जाता है। तो जब वो बिजनेस को स्टार्ट करता है ना तो उसको कुछ कैपिटल लगानी पड़ती है, कुछ पैसा लगाना पड़ता है बिजनेस में, तभी तो बिजनेस में वो काम कर पाएगा ना। कैपिटल उसकी तरफ से जो लगाई जाती है उससे बिजनेस की लैंग्वेज में जो पैसा लगाया जाता है उसकी तरफ से, उसे बिजनेस की लैंग्वेज में क्या कहा जाता है बच्चों? कैपिटल कहा जाता है ना। इससे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ पर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी है और ओनर अलग है। मतलब जो बिजनेस चालू कर रहा है वो अलग है और जो बिजनेस है वो अलग है। यदि वो बिजनेस में पैसा लगा रहा है तो बिजनेस को उससे और अर्न करके वापस उस ओनर को पैसा देना होता है। इसे हम और अच्छे से आगे से समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ड्राइंग। ड्राइंग क्या होती है? जब कोई अमाउंट विड्रॉ किया जाता है या टेकन किया जाता है प्रोप्राइटर द्वारा फॉर देयर पर्सनल यूज़, यदि बिजनेस से प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई पैसा निकाल लेता है तो उसे ड्राइंग कहा जाता है। इससे पहले वाले में हमने क्या पढ़ा? बिजनेस अलग है और
बिजनेसमैन अलग है, मतलब जो बिजनेस स्टार्ट करता है वो व्यक्ति अलग है और जो बिजनेस चल रहा है वो अलग है। तो यदि उसने अपने बिजनेस से कोई पैसा निकाल लिया अपने पर्सनल यूज़ के लिए तो उसे ड्राइंग कहा जाता है। जैसे उसे क्या करना है, कार खरीदनी है, चिल्ड्रन की फीस पे करनी है, अपने घर का हाउस रेंट पे करना है, तो ये सब उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाला ना, तो इसे हमेशा ड्राइंग कहा जाता है और इसकी अलग एंट्री होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, लाइबिलिटी। देखिए अब लाइबिलिटी क्या होती है, ये सब अकाउंट्स की टर्म है। लाइबिलिटी मीन्स अमाउंट ओड या पेबल बाय द बिजनेस। जब बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो बिजनेसमैन द्वारा अपने पास से कुछ पैसा बिजनेस में लगाया जाता है। कभी कभी क्या होता है, उसके पास थोड़ा पैसा कम होता है तो वो क्या करता है, किसी और से पैसा ले लेता है। अब ये कोई और कैसे हो सकता है, बैंक हो सकता है, कहीं से लोन ले सकता है, कोई उसके फ्रेंड है उससे पैसा ले सकता है। अब जब वो बिज़नेस में इन सबके से पैसा ले रहा है तो उन्हें उसे वापस भी तो करना पड़ेगा ना। तो ये किसी भी फर्म की लाइबिलिटी हो गई कि उन्हें ये पैसा जिससे लिया है कुछ समय बाद, जितने भी टाइम ड्यूरेशन के लिए लिया है, तो आपको उसे वापस करना पड़ेगा। ये कौन करेगा वापस, बिजनेस करेगा वापस, ओनर वापस नहीं करेगा, क्योंकि ये जो पैसा लिया गया है वो बिजनेस द्वारा लिया गया है, इसलिए बिजनेस की लाइबिलिटी है कि उसने जिससे भी पैसा लिया है उसे वापस कर दे। ठीक है, अब ये जो लाइबिलिटी होती है इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, नॉन करंट लाइबिलिटी एंड करंट लाइबिलिटी। पहले हम किसको समझ लेते हैं, करंट लाइबिलिटी को। करंट लाइबिलिटी क्या होती है, वह लाइबिलिटी जिसे हमें 12 महीने के अंदर पूरा करना होता है या 1 साल के अंदर पूरा करना होता है। जैसे बिल पेबल, शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन तो आप समझ गए होंगे, जब हमने छोटे समय के लिए लोन लिया, किसी फ्रेंड से बोला यार तू पैसे दे दे 1 लाख रुपए, मैं 2-3 महीने में तुझे वापस कर दूंगा, तो 1 साल के अंदर वापस कर रहा है, तो वो क्या कहलाती है, करंट लाइबिलिटी कहलाती है। बिल्स पेबल क्या होता है, बिल हमने किसी से बोला कि भैया उसने हमें बिल में लिख के दे दिया कि ये 3 महीने बाद हमें पैसा वापस कर देगा, तो बिल के थ्रू उसे पैसा वापस किया जाता है। नेक्स्ट होती है नॉन करंट लाइबिलिटी, जिससे हमें आफ्टर 12 मंथ पेड करना होता है। जैसे लॉन्ग टर्म लोन, डिबेंचर, ये लॉन्ग टर्म होते हैं जो लंबे समय के लिए लिए जाते हैं। जब बड़ी बड़ी फर्म होती है ना, वो लंबे समय तक चलने वाली होती है, तो वो ये लोन उठाती है। ठीक है, ये लाइबिलिटी हो गई। उसी तरह से हो गई एसेट्स। एसेट्स क्या होती है, ध्यान से समझिएगा। एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज, वह सारी चीज़ें जो बिजनेस के पास हैं। ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बिजनेस वर्ड का यूज़ कर रही हूँ, यहाँ बिजनेसमैन का कोई रोल नहीं है, वो बस कैपिटल लगाता है, उसके बाद सारा रोल आता है बिजनेस का। वो सारी चीज़ें जो बिजनेस के पास हैं, ठीक है ना, जैसे फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, कैश, बैंक, डेटर्स, कॉपीराइट, गुडविल, ये सब क्या हैं, बिजनेस की एसेट्स हैं। बिजनेस के पास जो जो चीज़ें हैं वो सारी बिजनेस की संपत्ति हो गई, उसे वो बिजनेस में यूज़ करेगा। ठीक है, अब इसे भी 3 तरह में डिवाइड किया गया है, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स एंड फिक्टिशियस एसेट्स। अब कौन सी होती है नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट्स होती हैं फिक्स्ड एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स होती हैं फिक्स्ड एसेट्स, जो फिक्स्ड रहती हैं। कौन कौन सी आती हैं, इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया है, टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो फिजिकल एग्जिस्टेंस में होती हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं, जैसे फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, मेरी टेबल है इसे मैं छू सकती हूँ ना, तो ये कौन सी हो गई, टेंजिबल एसेट्स। और इनटेंजिबल एसेट्स होती हैं जिसे हम छू नहीं सकते, जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, जैसे पेटेंट, गुडविल, ट्रेडमार्क। अब आप बोलेंगे मैडम ये क्या होती हैं, तो देखो, गुडविल किसी भी फर्म की ख्याति, किसी भी फर्म का नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैं कोलगेट का ब्रश करती हूँ, पेस्ट यूज़ करती हूँ, उससे ब्रश करती हूँ, तो भैया कोलगेट का नाम है ना हमारे यहाँ पर, हम ब्रांड से ही चीज़ खरीद लेते हैं। अब उसके अंदर क्या है हमें नहीं पता है, बट उसकी ब्रांड ऐसी है कि हम उसे खरीद लेते हैं। तो यहाँ पर इंटेंजिबल एसेट्स वो होती हैं जिनकी गुडविल उसका एक एग्जाम्पल है जो फिजिकल एग्जिस्टेंस में नहीं होती है। नेक्स्ट होती है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स क्या होती है, वह एसेट्स जो एंटरप्राइजेस के पास रहती है, लेकिन उसको वो थोड़े समय तक ही उनके पास रहती है, उसे वो थोड़े समय बाद रीसेल कर देता है। जैसे गुड्स आर परचेज विद पर्पस ऑफ रीसेल एंड अर्न प्रॉफिट। मुझे क्लॉथ्स, मैंने खरीदा, कपड़ा खरीदा और मुझे उसके क्लॉथ्स या शर्ट और सूट बनाकर सेल करना है, तो अब जब मैंने क्लॉथ खरीदा
तो मेरे पास कुछ समय के लिए है, वो भी मेरी एसेट है, थोड़े समय के लिए है, अब उसे मैंने बना के और उसे सेल कर दिया, तो वह एसेट्स जो थोड़े समय के लिए हमारे पास होती हैं उन्हें करंट एसेट्स कहते हैं। नेक्स्ट होती है फिक्टिशियस एसेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट होती है फिक्टिशियस एसेट्स। ऐसी एसेट्स जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस तो नहीं होता लेकिन वो होती हैं, दिखाई नहीं देती लेकिन होती हैं, रहती तो वो एसेट्स हैं लेकिन उन्हें हमेशा कैश एक्सपेंडिचर के रूप में शो किया जाता है, मतलब खर्चे के रूप में बताया जाता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कौन सा? एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट वो होता है जो हमारी एसेट्स है, मतलब वो हमारी बारे में ही तो बात कर रहा है, टीवी पर शो हो रहा है, यूट्यूब पर शो हो रहा है, हमारी बात कर रहा है, लेकिन उसके लिए हमें पे करना पड़ रहा है, तो ये क्या हो गई? फिक्टिशियस एसेट्स हो गई। नेक्स्ट क्या है? रिसीप्ट। रिसीप्ट is a written acknowledgement of transfer of something valuable one party to other party। मैंने क्लॉथ्स की शॉप खोली है, मेरे पास आते हैं लोग और कपड़े खरीद के जाते हैं, मैं उन्हें एक रिसीप्ट देता हूँ और बोलती हूँ कि भैया ये रिसीप्ट लो, आपने मुझे पेमेंट किया है, तो वही रिसीप्ट ये है। आप कहीं भी शॉपिंग करने जाते हो तो आप रिसीप्ट लेते हो ना, वही रिसीप्ट है। अब ये रिसीप्ट दो तरह की होती है, एक होती है रिवेन्यू रिसीप्ट और एक होती है कैपिटल रिसिप्ट। रिवेन्यू रिसिप्ट क्या होती हैं? जो बिजनेस में यूज़ होती है, जैसे मैंने सामान खरीदने गई और मैंने वहाँ से रिसिप्ट ले लिया, मेरे पास कोई सामान खरीदने आया, मैंने उसे रिसिप्ट दे दी, तो ये क्या हो गई? रिवेन्यू रिसिप्ट। और नेक्स्ट होती है कैपिटल रिसिप्ट। जब हम कोई ऐसी एसेट्स खरीदते हैं जो बड़ी है, जैसे मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, तो उसकी हमारे पास जो रिसिप्ट होती है वो होती है कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है ना। गुड्स की या चीज़ों को खरीदने बेचने की जो छोटी हैं उनके लिए होती है रिवेन्यू रिसिप्ट, और जो बड़े लेवल पर हैं जैसे फर्नीचर हैं, मशीनरी है, इन्वेस्टमेंट है, वो क्या होती है? कैपिटल रिसिप्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? ऐसे खर्चे जो गुड्स और सर्विस के लिए किए जाते हैं। हम खर्चे कर रहे हैं लेकिन वो खर्चों से हम कमा लेंगे बाद में, क्योंकि भैया हम जब क्लॉथ्स बना लेकर आ रहे हैं, उनसे स्टिचिंग कर रहे हैं, उसके लिए एम्प्लॉय रख रहे हैं, तो इन सबको हमें पेमेंट करना पड़ेगा ना, और पहले पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप शर्ट बनेगा तो उसके बाद ही तो सेल करोगे ना, पहले तो आपको उनको पेमेंट करना पड़ेगा। तो जब हम उनके लिए खर्चा करते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? एक्सपेंडिचर कहा जाता है। अब इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, देखिए इसके पार्ट नीचे ही लिखे हुए हैं, मैं उसी में बता देती हूँ आपको। इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है जो बड़े रूप में हो रहे हों, मैंने बताया ना अभी, जैसे परचेज ऑफ मशीनरी, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, परचेज ऑफ फर्नीचर, मतलब मुझे स्विंग मशीन खरीदनी है क्योंकि मुझे शर्ट सिलना है, तो ये क्या हो गया? मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? जो छोटे छोटे खर्चे हो रहे हैं, जैसे मुझे सैलरी देनी पड़ रही है, जैसे मुझे रेंट चुकाना पड़ रहा है जहाँ पर मेरे कपड़े सिल रहे हैं, मुझे इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंसेस करना पड़ रहा है, तो ये क्या हो गया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। नेक्स्ट होता है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का भी मैंने पहले भी आपको बताया। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कहा जाता है उनको। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? देखो, एक्सपेंसेस, छोटे खर्चे, उन्हें एक्सपेंसेस कहा जाता है। अमाउंट स्पेड इनकर्ड टू अर्न रेवेन्यू, वह पैसा जो रेवेन्यू अर्न करने के लिए खर्च किया जा रहा है, जैसे लोगों को सैलरी दे रहे हैं, वेजेस दे रहे हैं, रेंट दे रहे हैं। एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस में थोड़ा सा अंतर है। जो एक्सपेंडिचर होता है वो बड़े लेवल पर होता है और जो एक्सपेंसेस होते हैं वो छोटे लेवल पर होते हैं। जैसे मैंने अपनी शॉप पे सबको बिठा के मैं काम करा रही हूँ, स्विंग मशीन से कपड़े सिल रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, अब उसके लिए मैंने उसको सैलरी दे दी, ठीक है, वहाँ पर काम करने के लिए मैंने रेंट दे दिया वहाँ की बिल्डिंग का, तो ये क्या हो गया? मेरे एक्सपेंसेस हो गए। अब ये दो तरह के होते हैं, पहला होता है प्रीपेड और दूसरा है आउटस्टैंडिंग। प्रीपेड मतलब मुझे देना था अगले महीने लेकिन मैंने उसे पहले ही दे दिया, एडवांस भी बोल सकते हैं। एडवांस मैंने रेंट चुका दिया, एडवांस किसी एम्प्लॉय को सैलरी दे दी, तो ये क्या हो गया? मेरा प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऐसे खर्चे जो मुझे देने हैं लेकिन मैंने अभी तक दिए नहीं हैं। मुझे किसी को सैलरी देनी थी, मैंने उससे कहा रुक जा, मैं नेक्स्ट मंथ तुझे 2 मंथ की सैलरी दे दूंगा, तो देनी थी पर मैंने दी नहीं, तो ये क्या हो गया? मेरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए। आउटस्टैंडिंग सैलरी होता है, रेंट होता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या है?
इनकम। ठीक है, ये 2-3 चीज़ें हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, इन्हें ध्यान से समझिएगा। इनकम इज़ द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। इनकम क्या होती है? हमारा एक अकाउंटिंग पीरियड होता है। क्या होता है हमारा अकाउंटिंग पीरियड? 1 अप्रैल से 31 मार्च का। ध्यान रखिएगा, आप अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए अकाउंट्स का जो अकाउंटिंग पीरियड होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। आपने सुना होगा ना, आपके घर में यदि कोई बैंक में होगा कि मार्च एंडिंग चल रही है, हमें सब अकाउंट्स का ब्योरा सबमिट करना है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच हम जो सामान बेचते हैं और उससे जो हमें प्रॉफिट अर्न होता है या उससे जो हमारे पास पैसा आता है उसे हम इनकम कहते हैं। जैसे मैंने पूरे साल में कोई भी सामान को बनाने में 15,000 लगाए और उसे 21,000 में बेच दिया, तो जब मैं 15,000 से 21,000 माइनस करूँगी तो 6,000 मेरी क्या है? इनकम है। लेकिन ये पूरा अकाउंटिंग ईयर में होती है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉफिट। प्रॉफिट जो होता है ना वो अकाउंटिंग ईयर में नहीं होता। वो क्या होता है, हम ऐसा तो नहीं हम एक ही बार सामान बनाते हैं और एक ही बार सेल कर देते हैं। हम साल भर में थोड़ा थोड़ा सामान बनाते जाते हैं, सेल करते जाते हैं। तो वही चीज़ है प्रॉफिट मीन्स इनकम अर्न बाय बिजनेस फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज सच एज, जो अर्न प्रॉफिट करने में हेल्प करती है। जब हमने क्लॉथ्स का कपड़ा लाए, उसको स्टिच किया और थोड़ा सा हमने बेच दिया, हमने जो बनाया और उसे हमने बेच दिया, तो उससे हमें प्रॉफिट हो गया। तो वो हमारा पूरा अकाउंटिंग ईयर का नहीं है, थोड़े समय का है, तो उसे हम कहेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट भी 2 तरह का होता है, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब होता है हमने सामान बनाया, उसे सेल कर दिया, सामान बनाने में जो खर्चा आया और हमें जो रेवेन्यू हुआ उसे माइनस करके हमने देख लिया कि हमें कितना प्रॉफिट है, वो ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। नेट प्रॉफिट क्या होता है? हमने जो सामान बनाया और उसे जो बेचा, उसके बाद हमने जो टैक्स चुकाए, उन सब का भी एडजस्टमेंट करना पड़ता है, फिर नेट प्रॉफिट आता है, जिसे हम आगे डिटेल में अच्छे से समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है गेन। प्रॉफिट, गेन, इनकम। बच्चे इन 3 चीज़ों से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए यहाँ पर तीनों ही चीज़ों का मैंने मतलब बता दिया है। अब गेन क्या होता है? अ प्रॉफिट दैट अराइज फ्रॉम इवेंट और ट्रांजैक्शन विच इज़ इंसिडेंटल टू बिजनेस। जैसे मैंने कोई फिक्स्ड एसेट्स खरीदी थी और कुछ समय बाद मैंने उसे सेल कर दिया, तो मैंने खरीदी थी 50,000 की और फिर मैंने उसे सेल कर दिया 1 लाख में। कोई भी आप लैंड खरीदो, बिल्डिंग खरीदो, तो कुछ समय बाद तो उसकी कीमत बढ़ती ही है ना, तो जो उससे हमें प्रॉफिट होता है उसे गेन कहा जाता है। मेरी जो बिल्डिंग थी उससे मैंने 50,000 में, 50,000 तो बहुत कम अमाउंट है, सपोज 5 लाख में खरीदा था और फिर उसे 8 लाख में बेच दिया, तो मुझे 3 लाख का क्या हो गया? गेन हो गया। बस वही चीज़ इसमें बताई गई है। नेक्स्ट क्या है? लॉस। मैंने कोई चीज़ खरीदी थी और उसे मैंने कम कीमत पर बेच दिया, जैसे हमारा मोबाइल फ़ोन हुए या हमारे घर मेरी स्विंग मशीन है, जब मैं उसे यूज़ करती जाऊंगी तो उसकी कीमत कम ही होगी ना। तो यहाँ पर मैंने कोई सामान खरीदा था, वही लॉस है, 20,000 का, और उसे बेच दिया 12,000 में, तो 8,000 का मुझे लॉस हो गया। ये तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? परचेज। जब हम कोई सामान खरीदते हैं, किस लिए? कि हम उसको फिर से रीसेल कर सकें। हम यहाँ पर जितनी बातें कर रहे हैं सब बिजनेस की बातें कर रहे हैं, घर की कोई बात नहीं है, ओनर की कोई बात नहीं है, बिजनेस की बात हो रही है। जब हम कोई सामान खरीदते हैं ताकि उसे रीसेल कर सकें, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे परचेज कहा जाता है। जैसे रॉ मटेरियल खरीदना, बार बार एग्जांपल दे रही हूँ, मैं शर्ट बना रही हूँ, शर्ट को बनाने के लिए मुझे धागा चाहिएगा, मुझे क्लॉथ्स चाहिएंगे, मुझे हो सकता है बटन्स चाहिएंगे, तो ये सारी चीज़ों को मैं खरीदूंगी, तो ये मेरा रॉ मटेरियल हुआ ना। तो उन्हें जब मैं खरीदती हूँ उन्हें क्या कहा जाता है? परचेज। ये कैश में भी हो सकते हैं और क्रेडिट में भी हो सकते हैं। परचेज रिटर्न, मैंने खरीदे बटन्स, मुझे वो बटन्स पसंद नहीं आए, मैंने उसे रिटर्न कर दिया, तो वो क्या हो गया? परचेज रिटर्न हो गया। क्लियर? नेक्स्ट है सेल। जब मैंने ये सारा सामान बना के तैयार किया और उसे बेच दिया, तो उसे कहा गया सेल। सेल ऑफ गुड्स, जो मैंने बनाया है उसे मैंने बेच दिया। सेल्स रिटर्न, जो मैंने सामान बेचा, जिसको बेचा उसे उसमें कुछ प्रॉब्लम नज़र आई, तो वो मेरे पास वापस आया और बोला कि मुझे ये नहीं चाहिए, तो ये हो गया सेल्स रिटर्न। ठीक है ना? आप करते हो ना, बहुत सी चीज़ें आपको पसंद नहीं आती तो आप वापस कर देते हो, तो वही चीज़ है। नेक्स्ट क्या है? रेवेन्यू। द अमाउंट ऑफ मनी दैट प्रोड्यूसर रिसीव इन एक्सचेंज ऑफ सेल ऑफ गुड्स नोन एज अ रेवेन्यू। जब वो सामान बना के बेच देता है और उससे उसे पैसा मिल जाता है, तो उसे रेवेन्यू कहा जाता है। सपोज उसे एक शर्ट को बनाने में खर्चा आया 1,000 रुपये और उसने उसे 1,500 रुपये में बेच दिया, तो 500 रुपये उसका क्या हुआ? रेवेन्यू हो गया। क्लियर?
नेक्स्ट क्या है, गुड्स। गुड्स परचेज फॉर रीसेल और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट। गुड्स इज़ अ फिजिकल प्रोडक्ट। मैंने कोई भी सामान, वही चीज़ को अलग अलग तरीके से बताया गया है। जब ये सब शर्ट मुझे बनाना है, उसको बनाने के लिए मैंने सारी चीज़ें खरीदी। गुड्स खरीदा, मुझे उसे कार्टून में पैक करके मेरी शॉप तक पहुंचाना है। क्लॉथ्स खरीदे हैं, मैंने पॉलीथीन खरीदी है कि मैं शर्ट्स को उसमें पैक करूं। तो ये सब क्या है, गुड्स हैं, क्योंकि ये मैं मेरे प्रोडक्ट को बनाने में, उसे सेल करने में यूज़ करने वाली हूँ ना, तो उसे मैं क्या कहूँगी, गुड्स। ठीक है, ये लिखा है ना, ऑल टाइप आइटम ऑफ ऑल टाइप एक्सेप्टिंग सर्विस बीइंग इन्वॉल्व द ट्रेड और कॉमर्स। मतलब जो सामान को बेचने में यूज़ की जाती है उन सबको गुड्स कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, स्टॉक। स्टॉक क्या होता है, मैंने चीज़ें खरीदी, मैंने क्या खरीदा, मैंने कार्टून्स खरीदे, मैंने पॉलीथीन्स खरीदी। अब वो मैंने खरीदी और मेरा अकाउंटिंग ईयर एंड हो गया, है ना। तो जब वो अकाउंटिंग ईयर एंड हो गया, तो वो जब हमें पॉलीथीन को जब रखी हुई हैं, पर मैंने तो पूरा उसका हिसाब किताब करके उसको क्लोज कर दिया। अब जब मैं नेक्स्ट ईयर आऊँगी, 1 अप्रैल में आऊँगी, तो जो मेरे पास वो पॉलीथीन और जो कार्टून रखे हैं उन्हें क्या कहा जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। और इसी तरह से जब मैं उसे एंड कर रही होंगी, वाइंडिंग अप कर रही होंगी, तो वो कहलाएगा क्लोजिंग स्टॉक। मतलब जो सामान हमारे पास रखा हुआ है, अभी हमने यूज़ नहीं किया है पर यूज़ हो सकता है, तो उसे क्या कहा जाता है बच्चों, स्टॉक कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, डेटर्स। स्पेलिंग है DEBTORS, बट इसे बोला जाता है डेटर्स। ध्यान रखिएगा इस बात को। डेटर्स क्या होता है, जैसे मैंने सामान बेचा सामने वाले को, उसने बोला मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं थोड़े टाइम बाद दूंगा। तो जब मैं थोड़े टाइम बाद पैसे वो मुझे देगा, तो वो मेरा डेटर्स है, मुझे उससे पैसा लेना है ना। तो डेटर्स को हिंदी में कहा जाता है देनदार, और मतलब इंग्लिश में कहा जाता है डेटर्स। ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट है ये बिल रिसीवेबल। बिल क्या होता है, उसने मुझे एक बिल में लिख के दे दिया कि मैं पर्टिकुलर इस डेट पर तुम्हें पैसा दे दूंगा। डेटर्स कौन होते हैं, वो कभी भी दे देंगे, ओरली बात हुई है, लेकिन जब बिल पे लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें 4 तारीख को दे दूंगा, तो वो 4 तारीख को उन्हें देना ही पड़ेगा। तो वो कौन कहलाएंगे, बिल रिसीवेबल। नेक्स्ट क्या है, क्रेडिटर्स। कौन है क्रेडिटर्स, जिन्हें हमें पैसा देना है। जैसे हमें बैंक को पैसा देना है, जैसे हमने किसी से पैसा लिया था, जैसे हमारी लाइबिलिटी थी ना, मैंने बताया था लाइबिलिटी का मतलब क्या है, हमें इन्हें पैसा देना है। तो उसी तरह से हमें इन लोगों को जब पैसा देना होता है तो हम बन जाते हैं क्रेडिटर्स, मतलब हमें इन लोगों को पैसा देना है। नेक्स्ट है बिल पेबल। हमने इस डेट पे लिखा कि हम 4 तारीख को आपको पैसा देंगे, तो वो हम एक बिल में लिख के दे देंगे, तो वो क्या कहलाएगा, बिल पेबल। जब हमें मिलना होगा तो वो बिल रिसीवेबल हो जाएगा। जब हमें पैसा देंगे लोग तो वो डेटर्स हो जाएंगे। जब हम लोगों को पैसा देंगे तो हम क्रेडिटर्स हो जाएंगे। क्लियर। कॉस्ट क्या होती है, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में जो पूरा खर्चा आया है, स्विंग मशीन को ख़रीदने से लेके, रॉ मटेरियल को लाने से लेके, उसको बनाने वाले को सैलरी देने से लेके, रेंट पेड करने तक, सब मिला के जो कुल खर्चा आया है मुझे शर्ट बनाने का, वो 1000 रुपये आया है। तो मेरे उस प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है, वो कॉस्ट कहलाती है, जिसमें मैं सारी चीज़ें इंक्लूड कर देती हूँ कि ये सारी चीज़ें मिला के इस प्रोडक्ट की इतनी कॉस्ट आई है। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, वाउचर। वाउचर क्या होते हैं, ध्यान से समझिएगा, इसका एक प्रॉपर एक चैप्टर है, बट मैं बहुत आपको छोटे से मैं समझा देती हूँ। जब मैं सामान बेचती हूँ तो मैं एक रिसीप्ट देती हूँ सामने वाले को। मेरे पास वो शर्ट खरीदने आया, मैंने उसे एक रसीद दी, उस पर लिखा कि भैया उसने इतने रुपए का शर्ट खरीदा, इस तारीख को खरीदा और उसने मुझे इतने रुपए दिए। वो शर्ट लेके और वो रसीद लेके चला जाता है, लेकिन उसकी एक कॉपी मेरे पास रहती है। अब ये कॉपी ले जाके मैं मेरे अकाउंटेंट को दे देती हूँ और अकाउंटेंट उस कॉपी से एंट्री कर लेता है अपनी नोटबुक में, या अपनी जो उसकी बुक कीपिंग की बुक है उसमें वो एंट्री कर लेता है। तो जब वो उसमें एंट्री करता है तो उसे कहा जाता है वाउचर। ठीक है। जो रिसिप्ट होती है उसे क्या बोला जाता है, सोर्स डॉक्यूमेंट, और जब सोर्स डॉक्यूमेंट से एंट्री कर ली जाती है नोटबुक में उसे कहा जाता है वाउचर। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, डिस्काउंट। अब डिस्काउंट भी भैया आप तो बहुत अच्छे से वाकिफ़ होंगे डिस्काउंट से। डिस्काउंट 3 तरह के होते हैं। पहला होता है ट्रेड डिस्काउंट। जब हम लार्ज क्वांटिटी में सामान खरीदते हैं किसी से तो उसे ट्रेड डिस्काउंट कहा जाता है। जैसे मैं अपना बिज़नेस रन कर रही हूँ, मेरा बहुत बड़ा क्लॉथ्स का, रेमंड का है मेरा बिज़नेस,
तो मैं बहुत बड़ा बिजनेस कर रही हूँ तो मैं डायरेक्ट जाके तो अपनी दुकान खोलूँगी नहीं, बीच में किसी ना किसी को तो मैं रखूँगी ना। तो वो मुझसे लार्ज क्वांटिटी में सामान खरीदेगा और फिर वो कस्टमर को रीसेल करेगा। तो वो मुझसे जब लार्ज क्वांटिटी में सामान खरीदेगा तो मैं उसे डिस्काउंट दूंगी, तो वो डिस्काउंट कहलाएगा ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है? जो मैं कस्टमर को दूंगी, कस्टमर से बोलूँगी कि आइए शर्ट खरीदिए, उस पर 20% में ऑफ दे रही हूँ। तो कस्टमर को बोलने के लिए कि भैया आओ खरीदो, तो वो कस्टमर को दिया जाता है, वो क्या कहलाता है? कैश डिस्काउंट। और नेक्स्ट होता है रिबेट। कभी कभी क्या होता है, शर्ट बनाते समय या उसको बेचने पैकिंग के समय कुछ उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ उसमें छेद हो गया या कुछ उसमें डिफेक्ट आ गया या उसका कलर सही नहीं है, कुछ खराबी आ गई, तो उसे क्या कहा जाता है? रिबेट। तब मैं उस सामान को बेचूंगी तो, लेकिन जो उसकी एक्चुअल कीमत है उससे कम पे बेचूंगी। तो ये रिबेट कब दिया जाता है? पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स के टाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? बैड डेब्ट्स। मुझे किसी से पैसा लेना था लेकिन उसने बोला मेरे पास पैसा ही नहीं है, तो मेरा वो पैसा डूब गया। जब मेरा पैसा डूब गया तो उसे अकाउंटिंग की लैंग्वेज में कहा जाएगा बैड डेब्ट्स। ऐसा पैसा जो रिकवर नहीं हो पा रहा है, उस पैसे की एंट्री हम करेंगे बैड डेब्ट्स के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट होती है सबसे आखिरी में बनाई जाती है, और यहाँ पर क्लास 11th में भी सबसे आखिरी चैप्टर में आपको बैलेंस शीट बताई जाएगी, जिसमें आप सारी एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रिजर्व और सारी चीज़ें लिखकर उसे तैयार करते हैं। इसलिए बैलेंस शीट को बस आप इतना ध्यान रखिए कि सबसे आखिरी में बनाई जाती है, जो पूरा डिटेल एनालिसिस होता है हमारे बिजनेस का। ठीक है, नेक्स्ट है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या होती है? सिंपल सी लैंग्वेज में समझा देती हूँ। मैंने एसेट्स खरीदी, मैंने सपोज एक लैंड खरीदी, लैंड की जो कीमत थी, लैंड का एग्जांपल नहीं लेते, सपोज मैंने एक मोटरसाइकिल खरीदी थी मैंने 80,000 की, लेकिन उसको यूज़ करते करते उसकी जो कीमत हो गई वो हो गई 50,000। तो जो बुक वैल्यू थी वो कितनी थी? 80,000, लेकिन आज उसकी कीमत कितनी है? वो उसकी कीमत है 50,000, तो उसे ही बुक वैल्यू कहा जाता है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। जब हम किसी सामान को बेच देते हैं तो उसे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कहा जाता है, उसमें कोई विशेष बात नहीं है। नेक्स्ट है क्रेडिट। मैंने बताया था कि दो पार्ट होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। क्रेडिट जो होता है, हमेशा जो क्रेडिट होता है वो राइट साइड आता है। आपका ये हाथ है तो आप हमेशा क्रेडिट को यहाँ लिखोगे, और जो डेबिट होता है वो हमेशा किस साइड आता है? लेफ़्ट साइड आता है। जब हम आगे करेंगे ना तो हमें समझ में आ जाएगा। हमेशा डेबिट लेफ़्ट साइड आता है और जो क्रेडिट होता है वो राइट साइड आता है, आपके हाथ के अनुसार। नेक्स्ट होता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है? जब किसी एसेट्स की कीमत में जो कमी होती है उसका जो कैलकुलेशन होता है ना, उसे डेप्रिसिएशन कहा जाता है। जैसे मैंने अभी बाइक का एग्जांपल दिया कि मैंने 80,000 की खरीदी थी और आज उसकी कीमत है 50,000। तो 80,000 की मैंने कब खरीदी थी? आज से 5 साल पहले। तो मैं हर साल उसकी जो वैल्यू में कमी होती जा रही है ना, उसका एक अंदाज़ा करके उसे माइनस करती जाऊंगी कि भैया 80,000 की बाइक थी, अब मेरी इस साल उस बाइक की कीमत है 70,000, तो वो डेप्रिसिएशन निकाला जाता है। उसको निकालने की भी मेथड होती है जो हम समझेंगे। जब किसी एसेट्स की वैल्यू में कोई कमी होती है उसे डेप्रिसिएशन कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? एंटिटी। एंटिटी क्या होती है? जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। जो बिजनेस है वो मेरा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है ना, मतलब वो क्या कर रहा है? लोगों के लिए काम कर रहा है, सामान को बना रहा है, बेच रहा है, तो उन्हें क्या कहा जाएगा? एंटिटी कहा जाएगा। हमेशा बिजनेस को एक एंटिटी कहा जाता है, ठीक है ना, क्योंकि ये लोगों के लिए काम करता है। अब जैसे रिलायंस है, बजाज है, मारुति है, ये लोगों के लिए काम करती है ना, उन्हें प्रोडक्ट प्रोवाइड कराती है, कार्स प्रोवाइड कराती है, इसलिए इसे एंटिटी कहा गया है। नेक्स्ट क्या है? एंट्री। सारे ट्रांजैक्शन की जब मैं एंट्री करती हूँ, मैंने सामान खरीदा, सामान बेचा, मैंने रेंट पेड किया, सैलरी चुकाई, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे एंट्री कहा जाता है। इंसॉल्वेंट। मैंने किसी से को पैसा दिया था, उसने बोला मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा सारा पैसा ख़त्म हो गया, तो उस व्यक्ति को कहा जाता है इंसॉल्वेंट, मतलब दिवालिया होना, उसके पास पैसा नहीं है। इसकी पूरी प्रोसेस होती है जो लॉ के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है प्रोप्राइटर। बार बार बता रही हूँ, जो ओनर होता है, जो बिज़नेस को स्टार्ट करता है, वो क्या कहलाता है? प्रोप्राइटर कहलाता है। इसे प्रोप्राइटर भी कहते हैं, ओनर भी कहते हैं, बिजनेसमैन भी कहते हैं,
ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, और नेक्स्ट एंड लास्ट है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट। सारी चीज़ों को देखने के बाद आखिरी में अकाउंटिंग ईयर के एंड में, मतलब 31 मार्च पे एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किया जाता है, जिसमें ये देखा जाता है कि प्रॉफिट हुआ है फर्म में, लॉस हुआ है फर्म में, और बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार किया जाता है और बैलेंस शीट तैयार की जाती है, और पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किया जाता है कि भैया इतना कैपिटल लगाया था, इतना इन्वेस्टमेंट किया, इतना खर्चा पानी किया, उसके बाद फर्म को प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, ये भी तो जानना ज़रूरी है ना। जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है उसे भी, और जो काम कर रहे हैं उसे भी, जिनने लोन दिया है उसे भी, इन सब लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि नहीं कि फर्म में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, प्रॉपर बैलेंस शीट तैयार की जाती है। तो ये सब बेसिक अकाउंटिंग टर्म है। धीरे धीरे जब आगे और पढ़ेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आती चली जाएगी। आज यहाँ पर पूरी बेसिक अकाउंटिंग टर्म मैंने एक वीडियो में समझा दी है। आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा। यदि फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। बाय बाय।